मैंने घर का दरवाज़ा खोला और उस औरत को घर से बाहर धक्का दे दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा काम किया और इसके बाद मेरी ज़िंदगी के सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। मैं दरवाज़ा बंद करके वापस पलटा ही था कि मेरी आंखों ने ऐसा मंजर देखा कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि सारे मोहल्ले वाले ही हैरान थे। वो कहते हैं ना कि कुछ औरतें होती हैं जो अपने पतियों को अपने पल्लू से बांध लेती है। ऐसी ही एक औरत मेरी ज़िंदगी में भी आ गई थी, लेकिन मैं बहुत खुश था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। अब जाहिर है जिसके पल्लू से मर्द बन जाए वो कोई बदसूरत औरत तो नहीं हो सकती, खूबसूरत ही होगी। मेरी पत्नी भी बहुत ज़्यादा प्यारी थी। मेरे घर में मेरी 2 बहनें और माँ थी। जब हमारी शादी हुई अगले दिन से ही मेरी पत्नी ने शिकायतें करनी शुरू कर दी। मेरी माँ और बहनों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, वो भी अपनी परंपराओं पर उतर आई थी। मेरी पत्नी भी रोज़ मुझे बताती कि आज ये हुआ था, आज ये हुआ था, उसने ये कहा, इसने ये कहा। बातें सारी ऐसी होती थी कि जो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती थी। पर मैं इस बात पर हैरान था कि अगर मेरी पत्नी ऐसी थी कि बाल की खाल निकालने वालों में से थी तो उसको मौका क्यों दिया जा रहा था। मेरी माँ के पास मोहल्ले के कुछ बच्चे आते थे जिनको वो ट्यूशन पढ़ाया करती थी। एक दिन वो बच्चों को पढ़ा रही थी कि अगर आपने ज़िंदगी में एक भी पुण्य का काम किया हो तो वो आपके लिए ढाल बन जाता है और आपको बड़ी बड़ी परेशानियों से निकाल लेती है। मैं दिल में सोचने लगा कि मेरी माँ ने तो सारी ज़िंदगी कोई अच्छाई नहीं की। मैं अपनी माँ को समझदार समझता था, पर वो मेरी पत्नी के साथ हमेशा ही बुरे तरीके से पेश आती थी। इन्होंने उसे अपनी बेटी समझा ही नहीं था। बहू को कभी कोई बेटी नहीं समझता। ये बात मुझे अब समझ आ गई थी कि औरतें क्यों रोना धोना डालती है। जब एक औरत को सारा दिन उसकी सास और ननंद जलील करे, उसको तंग करे, शाम को जब पति आएगा तो उससे दिल की बात नहीं करेगी तो किससे करेगी। जाहिर है उसका मूड खराब ही होगा। मेरी पत्नी इतनी खूबसूरत थी, मैं उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहता था, उसके साथ रहना चाहता था। लेकिन मैं जब भी कमरे में आता तो वो मुंह फुलाकर बैठी होती थी और उसकी जुबान पर शिकायतें होती थी और फिर 1-1.5 घंटा वो यही शिकायतें करती रहती। मैं सुनते सुनते ही सो जाया करता था। क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही गुजरने वाली थी? क्या मैंने इसलिए शादी की थी? मैं तो परेशान हो गया था कि मैं क्या करूं। एक तरफ मेरी पत्नी अकेली थी और दूसरी तरफ वो तीनों थी। फिर मैंने अपनी बड़ी बहन की शादी करवाने के बारे में सोचा और उसके लिए रिश्ता तलाश किया। जल्दी में मुझे जो रिश्ता मिला वो बिल्कुल भी सही नहीं था। मुझे इस बात का खुद भी पता था। मैंने अपनी माँ को बताया, बहन को नहीं कि लड़के की पहले शादी हुई थी, लेकिन 1 महीने बाद लड़की ने तलाक ले ली थी। मेरी माँ ने कहा कि 1 महीने के बाद लड़की ने तलाक क्यों ले ली, आखिर ऐसी भी क्या बात है, कहीं लड़के के अंदर कोई मसला तो नहीं है। मैंने कहा कि नहीं, आपको तो पता है लड़कियां गुजारा नहीं करती हैं, 1 महीना बहुत होता है, आजकल तो लोगों में 1 हफ्ते की भी बर्दाश्त नहीं है। मेरी माँ ने लंबी आह भरी और कहा कि हाँ ऐसा तो है। खैर मेरी माँ ने मेरी बात मान ली। मैंने ही इस घर का खर्च चलाने वाला था। मेरे बाबा तो इस दुनिया में नहीं थे, जो करना था मैंने ही करना था। मैंने अपनी बड़ी बहन की शादी करवा दी। वो भी इसलिए मान गई क्योंकि लड़का शक्ल और सूरत से अच्छा था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में भी कई मसले चल रहे थे, पर वो इस घर से चली गई। मैंने एक दिन अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और उसे कहा कि अब तो तुम खुश हो ना, नीशू इस घर से चली गई है, वही तुम्हें सबसे ज़्यादा तंग करती थी। उसने कहा कि नीशू चली गई है तो क्या, अंजलि तो अभी भी यहीं पर है। मैंने कहा कि पर वो तो कम उम्र है, उसका क्या कर सकते हैं, 3-4 साल तो उसकी शादी नहीं हो सकती। मेरी पत्नी ने कहा क्यों नहीं हो सकती, कम उम्र लड़कियों की शादी तो जल्दी हो जाती है और वो बदले में कोई सामान भी नहीं मांगते, तो उसके लिए भी कोई रिश्ता तलाश करो ताकि मेरी मुसीबतें कम हो जाए। मैं तुम्हारे साथ इस घर में खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन ये सब मेरी खूबसूरती से जलती है, इसलिए मुझे तंग करने के बहाने तलाश करती रहती हैं। अगर मैं इनके साथ ही सारा दिन सर खपाती रहूंगी तो फिर आपके लिए वक्त कैसे निकालूंगी? अगर मैं इनके साथ ही सारा दिन सर खपाती रहूंगी तो फिर आपके लिए वक्त कैसे निकालूंगी? पता है ना, आज मैंने अपने मुंह पर ब्लीच क्रीम लगानी थी ताकि मैं और भी खूबसूरत हो जाऊं,
लेकिन आपकी माँ ने मुझे इतने सारे काम बता दिए कि मेरा पूरा दिन इसी तरह गुजर गया। पता है ना मेरी स्किन खराब हो रही है। मैंने कहा कि नहीं मेरी जान की स्किन क्यों खराब हो गई, तुम अभी ब्लीच लगा लो, तुम्हारे हिस्से का कोई काम होगा तो मैं कर दूंगा। उसने कहा कि नहीं, रात के टाइम नहीं लगा सकती, अब तो मैं बहुत थक गई हूँ। इतने काम करके भी कोई पहले जैसा रहता है क्या? अब मेरी पत्नी ने सर पकड़ लिया। उसे तकलीफ में तो नहीं देख सकता था, मैं भी बड़ा परेशान था। मैंने कहा कि जैसे एक बहन के लिए रिश्ता मिल गया दूसरी के लिए भी मिल जाएगा। ठीक तो कह रही थी मेरी पत्नी, जवान लड़कियों के लिए रिश्ते जल्दी मिल जाते हैं। और फिर उसने कौन सी कोई नौकरी करनी थी, न वो पढ़ाई कर रही थी, बस टाइम से शादी करके अपने घर चली जाती तो अच्छा था। जब मैंने माँ से ये बात की तो माँ ने कहा कि बेटा पहले ही नीशू की शादी की है, वो खुश नहीं है, उसके घर वाले बड़े अजीब से हैं। मैंने कहा कि हाँ, तुम दूसरों की बेटियों को तंग करोगी तो अपनी बेटियों के साथ भी यही होगा। मेरी माँ ने कहा कि हमने तो तेरी पत्नी को कभी कुछ भी नहीं कहा, अपनी मर्जी से उठती है, अपनी मर्जी से काम करती है, खाती है पीती है, मूड होता है तो काम कर देती है, वरना नहीं करती। अगर कह देते हैं तो साफ इनकार कर देती है। मैंने कहा कि मेरी पत्नी ऐसी नहीं है, मैंने खुद देखा है उसे पूरा दिन काम करते हुए। अब आप लोग झूठ नहीं बोलें, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी माँ ने कहा कि तूने जब मानना ही नहीं है तो तुझे बताकर क्या फ़ायदा। उन्होंने ये विषय छोड़ दिया और कहा कि छोटी बेटी की शादी अभी नहीं करनी चाहती। मैंने कहा कि बहुत अच्छे लोग हैं, आपकी बेटी खुश रहेगी। नीशू इसलिए खुश नहीं है क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा हो गई थी, लेकिन अंजलि की उम्र अभी कम है, इसलिए उसका रिश्ता आसानी से मिल गया है। वो लोग कल ही आना चाहते हैं। मैंने अपनी दूसरी बहन की भी शादी करवा दी। ये लोग काफ़ी अमीर थे, इन्होंने दहेज नहीं मांगा था। इस बात पर मैं खुश था, लेकिन ये लोग भी मेरी बहन को तंग करने लगे। माँ मुझे बताती थी तो मैं कहता था कि हर ससुराल में मसले होते हैं, यूँ मेरी पत्नी भी जाकर अपने घर वालों को बताती होगी तो फिर क्या करें। आप मेरी पत्नी को दुख ना दिया करें तो आपकी बेटियां भी खुशी खुशी रहेगी। मेरी माँ ने मुझे एक दिन कहा कि तू मेरा एक ही बेटा है, मैंने तुझे बड़ी मुश्किलों से पाला है, लेकिन तू बिल्कुल अपनी पत्नी के पल्लू के साथ बन गया है। बेटा ऐसा नहीं होता है, माँ और बहनों का भी कोई हक है। मैंने कहा कि 2 बहनों की शादी करवाई है मैंने 3 महीने के अंदर, अब इससे ज़्यादा और कौन सा फ़र्ज़ पूरा करूं? क्या शादी मजाक है, आराम से हो जाती है? क्या इसमें पैसे नहीं लगते? मेरी माँ ने कहा कि हाँ बेटा लगते हैं पैसे, लेकिन ये तो तेरा फ़र्ज़ था ना। मैंने कहा कि हाँ तो फ़र्ज़ था तो पूरा कर दिया ना। अब आपका भी फ़र्ज़ है कि आप इस घर के माहौल को ख़राब ना करें, क्योंकि मैंने दोनों बेटियों की शादी करा दी। अब आपने मेरी पत्नी के साथ इस घर में रहना है। आप इसके साथ अच्छे तरीके से रहेंगी तो वो भी आपकी सेवा करेगी, आपका ख्याल रखेगी। अब आपको इसके अलावा और किसी का सहारा नहीं है। वो कहते हैं ना कि गधे को बाप बनाना पड़ता है। तो प्लीज़ माँ, अब इस घर का माहौल ख़राब ना कीजिएगा। लेकिन अगले दिन ही मेरी पत्नी को जब मैंने देखा तो वो बैठी रो रही थी। उसने कहा कि आपकी माँ ने मुझे कहा है कि दोनों बेटियां घर से चली गई है, अब तूने ही सारे घर के काम करने हैं। जब मैंने उनको कहा कि हम कोई नौकरानी रख लेते हैं तो उन्होंने कहा कि तू है ना नौकरानी। क्या मैं नौकरानी हूँ? नौकरानी क्या मेरे जैसी होती है या मेरी शक्ल नौकरानियों से मिलती है? मैंने कहा कि तुम्हें माँ ने नौकरानी कहा? मैंने कहा कि उन्होंने ऐसे कैसे कह दिया? तुम कहाँ से नौकरानी लगती हो? तुम तो किसी बहुत बड़े महल की मालकिन लगती हो, बल्कि उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो। मैं अपनी पत्नी की तारीफ़ें करने लगा, लेकिन वो कहने लगी कि मुझे नहीं लगता कि इस घर में मेरा गुजारा होगा। अब तो आपकी माँ मुझ पर और भी ज़्यादा जुल्म करेगी, मुझसे और भी ज़्यादा काम करवाएगी, और इनको रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। इन्हें किसी बात का भी डर नहीं होगा। अब आप मुझे इनके साथ अकेला छोड़कर चले जाएंगे, ये जो चाहे करती फिरेंगी। मैंने अपनी पत्नी को कहा कि मेरी माँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी, तुम फिक्र नहीं करो। मैं घर में नौकरानी रखने की बात करता हूँ, कोई ना कोई मिल जाएगी, काम वो किया करेगी, तुम बस आराम किया करना। खुद को सजाना संवारना, खूबसूरत बनना, ताकि मैं तुम्हें देखूं और खुश हो जाऊं, पूरे दिन की थकन उतर जाए। 2 बहनों की शादी करना, नौकरानी रखना, अपनी पत्नी के नखरे उठाना, अपनी माँ की दवाइयों का बिल पूरा करना कोई आसान बात नहीं थी। मैं बहुत अच्छा काम करता था, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी। मुझे बहुत अच्छे पैसे मिलते थे, लेकिन किस तरह मिलते थे ये मैं ही जानता था। मेरी माँ रोज़ मुझसे शिकायतें करती कि जहाँ तुमने बहनों के रिश्ते करवाए हैं वो लोग अच्छे नहीं हैं,
तुमने रिश्ता करवाया, तुम ही जाकर बात करो। बहनों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। मैं अब क्या कह सकता था, किसके घर जाकर कहता कि मेरी बहन के साथ क्या मसला है। मुझे तो पता था कि सबके साथ ये मसले होते ही हैं। मेरी पत्नी का भी एक भाई था, वो तो कभी मेरे पास नहीं आया था ये कहने के लिए कि आपने मेरी बहन को किस हाल में रखा हुआ है। तो फिर मैं कैसे जा सकता था। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि एक तो माँ को पता नहीं क्या हो गया, अच्छी भली थी। हमेशा मैंने उनको लोगों के साथ भलाई का मामला करते हुए देखा। जैसे ही सास बनी है बिल्कुल ही बदल गई है। मेरी पत्नी ने कहा कि देखो, अगर इन लोगों ने मेरे साथ बुरा ना किया होता तो आज तुम्हारी बहनों के साथ बुरा नहीं होता। मुझे पता है कि तुम्हारी माँ कहती है कि मैंने उनके साथ बुराई की, इन्होंने तो कुछ नहीं किया, तो फिर ये सब कुछ क्या है। ईश्वर सिर्फ उनका नहीं है, ईश्वर सबका है। और ईश्वर सिर्फ एक इंसान को नहीं देखता, ईश्वर सबको देख रहा होता है। मुझे मेरी पत्नी की बात बिल्कुल ठीक लग रही थी, पर मैं माँ को ये भी नहीं कह सकता था कि बहनों को उनके हाथ में छोड़ दे। बस मैं कहता था कि उनको फ़ोन किया करें, अगर ज़्यादा कोई मसला हुआ तो मैं बात कर लूँगा। पर मैंने कोई बात नहीं करनी थी, ये मैंने पहले से ही तय कर रखा था। एक दिन मुझे मेरी पत्नी ने कहा कि आपने मुझे मुंह दिखाई में कुछ भी नहीं दिया था। मैंने कहा कि तुमने खुद ही कहा था कि तुम बाद में मांग लोगी। उसने कहा कि हाँ, मैं अब आपसे मांगने लगी हूँ। मुझे मुंह दिखाई में आपसे कुछ चाहिए। मुझे आज तनख्वाह मिली हुई थी। मैंने कहा कि कुछ भी मांग ले, मैं इसको लाकर दे दूंगा। और मैं किसके लिए कमाता हूँ, और अगर अपनी पत्नी को ही खुश ना रख सकूँ तो क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का। मेरी पत्नी इतनी खूबसूरत थी कि वो मुझसे चांद भी मांगती तो मैं उसके लिए ले आता। मेरे सारे दोस्त मेरी किस्मत से जलते थे। सारा खानदान हैरान था कि इतनी प्यारी लड़की मुझे कैसे मिल गई। मेरी पत्नी ने कहा कि मुझे मुंह दिखाई के तोहफे में बहुत बड़ी चीज़ चाहिए। मैंने कहा कि जो भी मांगना है मांग लो, आज तो तुम्हारे पति को तनख्वाह मिली है। उसने कहा कि वो चीज़ आपकी तनख्वाह से नहीं आएगी। मैंने कहा कि क्या इतनी बड़ी चीज़ है। उसने कहा कि नहीं, वो चीज़ पहले ही आपके पास है, बस आपने मुझे दे देनी है। मैंने कहा कि फिर तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा, बताओ कौन सी चीज़ है। मेरा जो कुछ है वो सब तुम्हारा ही है, तुम नाम लो, मैं अभी तुम्हें दे दूंगा। उसने कहा कि ये घर मेरे नाम कर दे। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं हैरान हुआ, क्योंकि ये घर मेरी माँ के नाम था। मैंने कहा कि घर? उसने कहा कि हाँ, देखे ना, कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता। बाप के घर में पैदा होती है तो सब कहते हैं कि अपने पति के घर जाना है, मगर जब पति के घर में आ जाती है तो वो भी उसका घर नहीं होता, वो उसके पति का घर होता है। और जब बूढ़ी हो जाती है तो फिर अपने बेटे के घर में रहती है। औरत का तो कोई घर ही नहीं होता। कहते हैं कि अगर औरत पर कोई एहसान करना चाहते हो तो उसको एक घर बनाकर दे दो। मैंने अपनी पत्नी का चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़ा और कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस इतनी सी बात, माँ से दस्तखत ही तो लेने हैं, मैं ले लूँगा और ये घर तुम्हारे नाम कर दूंगा। अब तो खुश हो ना? उसने कहा कि बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसने मेरी बहुत तारीफ की, मेरे लिए अपने हाथों से पसंद का खाना बनाया, जबकि वो ज़्यादातर खाना नहीं बनाती थी, खाना भी नौकरानी ही बनाती थी। लेकिन आज उसने मेरे लिए बहुत अच्छा खाना बनाया, मुझसे बहुत प्यार मोहब्बत की बातें की। उसने मेरे उस दिन को खूबसूरत बना दिया। मैं भी खुश हो गया। मैंने कहा कि कुछ दिन तक कागजात बनवा लूँगा और माँ से कहूँगा कि दस्तखत कर दे। जब मैंने अपनी माँ से बात की तो उससे पहले मैं उनके लिए खाने पीने की कोई चीज़ ले गया था। वैसे तो उनको शुगर थी, लेकिन मैंने कुछ फल फ्रूट ले लिए और जाकर उनके पास बैठ गया। उन्होंने मुझे देखकर ये नहीं कहा कि आज बड़े दिनों बाद मेरी याद आई है तुम्हें, बस उन्होंने यही कहा कि कैसे हो बेटा, ठीक तो हो। मैं उनके पाँव दबाने लगा। थोड़ी देर के बाद मैंने उन्हें कहा कि माँ, देखे आपके पास जो कुछ है वो मेरा ही है ना। मेरी माँ ने कहा कि हाँ बेटा, तेरी बहनों का जो हक है वो उनको दे दिया जाएगा, बाकी सब कुछ तेरा ही है। मैंने कहा और जो एक मर्द का होता है वो उसकी पत्नी का भी तो होता है। ये घर तो बाबा का था लेकिन उन्होंने आपके नाम कर दिया। तो मेरी माँ ने कहा कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने कहा कि फिर जो मेरा है वो मेरी पत्नी का ही हुआ ना। मेरी माँ ने कहा कि हाँ, उन्होंने तो मेरी ऐसी ही की थी, लेकिन मुझे ये नहीं कहा कि अपनी पत्नी को काबू करके रखो। ये औरतें तो ऐसी ही होती हैं, इनके नखरे होते हैं, ये ड्रामा करती है। इन्होंने कभी कोई ऐसी कोई बात नहीं की थी। मैंने कहा कि आप ये घर मेरी पत्नी के नाम कर दे, क्योंकि जो मेरा है वो मेरी पत्नी का ही है। मेरी माँ ने मुझे अजीब नज़रों से देखा। जो फल फ्रूट वो खा रही थी वो उनके हलक में फंसने लगा।
मैंने उन्हें पानी का गिलास पकड़ा दिया। मैंने कहा, क्या हुआ है माँ, क्या हो गया? आप क्या सोचने लगी? आप ये नहीं सोचे कि आप घर अपनी बहू के नाम कर रही हैं, आप ये सोचें कि आप अपने बेटे के नाम कर रही हैं। मेरी माँ ने मुझे कहा कि देख, जो मेरा है वो तेरा है, लेकिन मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तूने पहले ही मेरी बेटियों की शादी अपनी पत्नी के कहने पर उल्टी सीधी जगह कर दी है और अब वो बुरी तरह से परेशान हो रही है। मैं पहले उनको उनका हिस्सा दूंगी ताकि कल को उनकी जिंदगी से मसले खत्म हो, पता चले कि उनके साथ क्या होने वाला है। तुम्हारी पत्नी के कहने पर तुमने मेरी छोटी बेटी की भी शादी करवा दी। अभी उसकी उम्र ही क्या थी? अगर तुम्हारा बाप जिंदा होता तो मैं 3-4 साल उसकी शादी ना करवाती, पर तुमने उसको ससुराल की आग में झोंक दिया। मैं ये घर कभी भी तुम्हारे नाम नहीं करूंगी। तुम्हारी पत्नी जब तक तुम्हारी जिंदगी में है तब तक तो नहीं, या फिर यूं कह लो कि अपनी जिंदगी में नहीं। अगर मैं मर गई तो फिर कर लेना जो भी करना है, पर अगर मैं मर गई ना और मैंने मरने से पहले ये घर तुम्हारे नाम ना किया तो याद रखना कि फिर तुम्हारे चाचा और उनके बेटे ने भी बीच में पंगे लेने शुरू कर देने हैं, क्योंकि वो भी अगला हिस्सा मांग सकते हैं। तुम्हारा बाप उनका बड़ा भाई था, सब कुछ उसने अपनी मेहनत से बनाया था, लेकिन वो हिस्सा जरूर मांग सकता है। ये बात याद रखना, क्योंकि जिस जमीन पर यह घर बना है ना, वो तुम्हारे दादा की थी। इस जमीन और इस घर में बड़े मसले हैं, लेकिन फैसला मेरे हाथ में है। तुम्हें क्या लगता है कि जो रवैया तुम्हारा मेरे साथ है और तुम्हारी पत्नी का मेरे साथ है, इसके बाद भी मैं ये घर तुम लोगों के नाम करूंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मेरी माँ ने तो साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इसलिए फल फ्रूट लेकर आया था, इसलिए माँ के गोड़े से लगा बैठा था ताकि तू ये बात कर सके। मैं तो तुझे ये मतलब परस्ती नहीं सिखाई थी, ये सब कुछ तेरी पत्नी ने तुझे सिखाया, वो तुझे पढ़ा रही है। मैं खामोश हो गया। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था, बहुत जहर चढ़ रहा था अपनी माँ पर। मेरी माँ ने कहा कि वो फैसला नहीं करेगी, वो जमीन को ऐसे ही लावारिस छोड़कर चली जाएगी, लेकिन वो कभी भी ये घर अपनी जिंदगी में मेरी पत्नी के नाम नहीं करेगी। मैं आ गया। मेरी पत्नी पहले ही हमारी बातें सुन चुकी थी। उसने मुझे ताने देना शुरू कर दिए। उसने कहा कि बड़े प्यार से बात करने गए थे, तुम्हारी माँ कभी भी ये घर हमारे नाम नहीं करेगी। उसने मुझे पहले ही कहा था कि वो कभी भी तुम्हारे नाम ये घर नहीं करेगी, पर मैंने भी बड़े रोब से कहा था कि मेरी माँ है और मेरे नाम नहीं करेगी तो और क्या करेगी। पर मैंने भी बड़े रोब से कहा था कि मेरी माँ है और मेरे नाम नहीं करेगी तो और कहाँ करेगी। पर जब माँ ने ये कहा कि मैं तुम्हारे चाचा के नाम कर दूंगी तो मैं और भी ज्यादा गुस्से से भर गया। दिन इसी तरह गुजरने लगे। एक दिन मैं घर पर आया तो मेरी माँ के साथ मेरी पत्नी का झगड़ा हो रहा था और मेरी माँ उसको बहुत सारी बातें सुना रही थी। मैंने ये मंजर देख लिया। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मेरी माँ ने कैसे मेरी पत्नी को इतनी सारी बातें सुना दी। मेरी माँ कहने लगी कि ये मुझे कल की बची हुई सब्जी खिला रही थी जिसमें से बू आ रही थी, और मेरी पत्नी कह रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने सब्जी इनके लिए डाल कर रख दी थी, ये ड्रामा देख रही थी। चलिए सब्जी खराब हो गई तो मैं क्या करूं? आजकल गर्मी इतनी है, जबकि मैंने भी तो उसी वक्त रोटी खाई थी। मुझे मेरी पत्नी की बात पर यकीन आ गया और मैंने माँ से कहा कि आप इस उम्र में ड्रामे देखती हैं, आपको शर्म करनी चाहिए। ये कोई आपकी उम्र है टीवी पर ड्रामे देखने की? दिन भर ड्रामे देखती रहती हो और फिर ड्रामे भी करती हो। मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मुझे अजीब सी नजरों से देखा। खैर, उनको मुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अब तो घर में रोज ही लड़ाई झगड़े होते थे। हमेशा गुस्सा मुझे मेरी माँ पर ही आता। मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि अपनी माँ को घर से निकाल दो, ये उन लोगों के पास ही चली जाएगी जिनकी इसको सबसे ज्यादा फिक्र है कि इसके अपने ससुराल वाले देखते हैं वो इसको रखते हैं या नहीं। जब 5 दिन इसको बुरे हालात में रखेंगे तो ये वापस आ जाएगी और फिर ये घर हमारे नाम कर देगी। मुझे आइडिया बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा ऐसा ही करता हूँ। मैं अपनी माँ के कमरे में गया और गुस्सा करने लगा। मैंने कहा कि आपने मेरी सारी जिंदगी का बेड़ा गर्क कर दिया है। मैंने उन पर काफी सारा गुस्सा किया, इल्जाम लगाए। वो हर बात पर सफाई देने लगी। उसके बाद मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा कि बस मेरे घर से निकल जाएं। मेरा घर है, जब आप इसमें नहीं रहेंगी तो ये मेरा ही होगा, और अगर घर मुझसे लेना है तो जाएं जाकर केस कर लें। शायद आपको पता नहीं कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। यहाँ पर एक केस अगर कर दिया जाए ना तो 20-30 साल तक चलता रहता है, और इतने में दोनों थोक मर जाते हैं। मैं अपनी माँ को घर से बाहर निकालने लगा। मेरी माँ चीखने चिल्लाने लगी। पहले तो ना कर रही थी, अब उसने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। रात का वक्त था।
पर रात इतनी भी नहीं थी क्योंकि गर्मी का मौसम था। सब लोग जाग रहे थे। मोहल्ले वाले भी इकट्ठे होने शुरू हो गए। एक आदमी मेरी तरफ बढ़ा। उसने कहा कि ये क्या कर रहे हो बेटा? क्यों अपनी माँ के साथ ये जुल्म कर रहे हो? क्यों अपने स्वर्ग को घर से निकाल रहे हो? मैंने कहा, ये मेरा स्वर्ग नहीं है, इसने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया है। मैंने अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। मेरी पत्नी भी मेरे पीछे पीछे थी, वो भी ये सारा मंजर देख रही थी। मैं अपनी माँ को घर से घसीटता हुआ बाहर ले आया, बिल्कुल सड़क के ऊपर। हमारा घर मेन चौक में बनता था। बहुत सारे लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे। मैंने अपनी माँ को चौक में धक्का दे दिया और जब लोगों ने मुझे कहा कि ये क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा कि जिस किसी को भी इस पर ज्यादा हमदर्दी है वो इस बुढ़िया को उठाकर अपने घर ले जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और वापस घर के अंदर चला गया। अभी हम लोगों ने घर में कदम रखा ही था और दरवाजा बंद किया ही था कि ऐसे लगा कि सारी जमीन कांप रही है। हमें फौरन समझ आ गया कि क्या हो रहा है, क्योंकि भूकंप आ रहा था। हम लोग बाहर की तरफ भागने लगे, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक से दरवाजा लॉक हो गया। शायद मैंने ही लॉक किया था और चाबी मेरे पास नहीं थी। हम बाहर ना निकल पाए और हमारे घर का 50% हिस्सा गिर गया था। मेरी पत्नी के सर पर पत्थर लगा, वो वहीं पर दम तोड़ गई और मेरे ऊपर भी काफी सारा मलबा गिर गया, लेकिन मुझे निकाल लिया गया। मेरी दोनों टांगें टूट गई। मेरी आंखें खुली तो मेरी माँ अस्पताल में मेरे सामने थी और मेरे लिए रो रही थी। मैंने उससे रो रो कर माफी मांगी। मैंने कहा कि माँ, शायद मुझे तेरा श्राप लग गया। माँ ने कहा कि मैंने तो तुझे कभी श्राप नहीं दिया। फिर मुझे बाद में पता चला कि जब ये मंजर हुआ सारे मोहल्ले में से सिर्फ हमारा ही घर गिरा था। ऐसा लगता था कि ये उस परम पिता परमेश्वर की तरफ से ही था, जो सिर्फ हमारे घर पर ही हुआ था। मेरी खूबसूरत पत्नी, जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता था, वो इस संसार से जा चुकी थी क्योंकि उसी ने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। मेरी बहनों के घर भी ठीक से ना बसे थे, वो बहुत तकलीफ उठा रही थी और मेरी माँ को भी मैंने इतना दुख दिया। मैं अपने कदमों पर चल नहीं सकता। मेरे सारे काम मेरी माँ ही करती है और मेरी माँ बहनें, जिनको मैंने कभी कुछ समझा ही नहीं, आज उन्हीं की मदद से मेरा थोड़ा बहुत इलाज हुआ है। मैं इस काबिल हुआ हूँ कि थोड़ा बहुत काम घर पर बैठकर कर लेता हूँ। अपना और अपनी माँ का पेट पालने के लिए पहले जैसा कुछ भी ना रहा। मेरी पत्नी मेरे साथ रही, न मेरा कारोबार रहा, न मेरे पास पैसे रहे और ना ही मेरे पास टांगे। सब कुछ बर्बाद हो गया। शायद मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया और भगवान ने मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी, और जिसके लिए सब कुछ किया वो भी इस दुनिया से चली गई। दिल का एक हिस्सा कहता है कि वो बहुत बुरी थी और उसके साथ बिल्कुल ठीक हुआ, लेकिन दिल का दूसरा हिस्सा आज भी उसको याद करता है, जिससे मैं उसे मोहब्बत करता था। वो मेरी प्यारी पत्नी थी, एक खूबसूरत औरत जो मेरी जिंदगी में आई थी। उसकी मुस्कुराहट, उसकी खूबसूरती और उसकी आवाज आज भी मेरे दिल में गूंजती है। आखिरी दफा उसने मुझे पुकारा था और उसके बाद मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसने बहुत बुरा किया। बाद में आहिस्ता आहिस्ता उसका पता लगने लगा कि वो हमेशा झूठ बोलती थी। उसने मेरी माँ को बड़े दुख दिए, मेरी बहनों को भी बहुत जलील किया था। वही थी हमारे घर में जो बुरी थी, वो ही इस कहानी का असल किरदार थी और मैं अपनी माँ को बुरा समझता था। माफिया मांगता हूँ ऊपर वाले से, इस बात से डरता हूँ कि जो मैंने दुनिया में किया उसका हिसाब तो हो गया, लेकिन मरने के बाद कहीं मुझे भगवान इससे भी ज्यादा बड़ी सजा ना दे दे। अभी मैंने परमात्मा के पास जाकर उसे भी मुंह दिखाना है और इसीलिए मुझे बहुत डर लगता है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसी ही दर्द भरी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।